हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड होपफुली एवरीवन इज़ फाइन। बहुत बढ़िया से आप अपना ध्यान रख रहे हैं और अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रख रहे हैं। और जितने भी टॉपिक अभी तक हो गए हैं ये सारे भी आपको समझ में आ गए हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। अब क्या ट्रैक करना है आपको? सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक करना है आपको। किसके थ्रू करना है? बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं आपके चैप्टर में जो ऑलरेडी एक्सकेवेशंस में लगे हुए हैं और एक्सकेवेशंस करके बहुत सारे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अब उन्हीं में एक सीक्रेट आज शेयर होने वाला है जो है सोशल डिफरेंसेस के ऊपर बेस्ड। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं इन्होंने अभी तक क्या देख लिया? इन्होंने अभी तक हड़प्पा की खुदाई के दौरान ये देख लिया कि हड़प्पन पीपल्स जो है ये कब से शुरू हुए, यानी बिगनिंग के बारे में। तो एक तरीके से पूरे टॉपिक्स जो अभी तक पढ़े उसका भी एक बार क्विक रिवीजन। आपने बिगनिंग देख ली, आर्कियोलॉजिस्ट ने बिगनिंग देख ली। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने आपको क्या बताया कि कैसे ये लोग अपनी आजीविका चलाते थे, सबसिस्टेंस यानी खाना पीना, कैसे दिनचर्या इनकी जो है, जिस दिनचर्या में जो खाना पीना होता था वो कैसे कहाँ से अर्न होता था और क्या क्या खाते थे। तो सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज बता दी आपकी। इसके बाद इन्होंने ये भी बता दिया कि कैसे सरप्लस ग्रो करते थे क्रॉप्स को, तो एग्रीकल्चरल पैटर्न क्या क्या कैसे कैसे खेती करते थे। फिर इन्होंने ये बताया कि कितना बेहतरीन तरीके से ये अपने सेटलमेंट को प्लान करते थे। तो पूरी टाउन प्लानिंग देख लिया आपने। इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में टॉपिक में इसके जस्ट पहले वाले टॉपिक में आपने मोहनजोदाड़ो की टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ा और इस टाउन प्लानिंग ने आपको दिखाया कि कितनी वेल ऑर्गेनाइज, वेल इंजीनियर्ड प्लानिंग थी इनकी और इम्प्लीमेंटेशन भी वैसा ही था, एकदम परफेक्ट लेवल का। तो जब टाउन प्लानिंग हो गई और सेटलमेंट हो गया तो हमें ये समझ में आ गया कि एक बहुत विशाल सेटलमेंट था ये। इट वॉज अ वेरी 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 बिग सेटलमेंट। तो इस सेटलमेंट में जब बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस भी होंगे, डेफिनेटली डिफरेंसेस होंगे। तो उन्हीं डिफरेंसेस को अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं? ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जनरली यूज सर्टेन स्ट्रैटेजीज। अब कैसे ट्रैक करेंगे? जब हम डिफरेंसेस को, अच्छा अगर आपके दिमाग में अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि डिफरेंसेस क्या होते हैं, देखिए डिफरेंसेस की बात है। आज के डेट में जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो वी आर काइंड ऑफ कंपेयरिंग, है ना, डिस्क्रिमिनेशंस प्रैक्टिस करते हैं हम अपने फेलो सिटीजन्स के साथ में, कि उसके जेंडर से रिलेटेड, उसके कास्ट से रिलेटेड, उसके सोशल स्टेटस से रिलेटेड, उसके इकोनॉमिक स्टेटस से रिलेटेड। हम सब का एक ओपिनियन होता है ना, पॉलिटिकल ओपिनियन, सोशल ओपिनियन, इकोनॉमिक ओपिनियन, रिलीजियस ओपिनियन। इस बेसिस पर डिफरेंसेस हो सकते हैं। मतलब सामान्य भाषा में कहूँ तो अंतर, डिफरेंसेस। तो यहाँ पर माइट भी बहुत डाइवर्सिटी ना रही होगी डिफरेंसेस में, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस तो रहे होंगे। जब अगर लोग हैं कहीं पर तो डिफरेंसेस तो होंगे ही उनके बीच में किसी न किसी तरीके से। उन्हीं डिफरेंसेस को ये ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई अपर अपने आप को ट्रीट करता है सोसाइटी में, कोई लोअर, ठीक है, उसको रखा गया है लोअर में, कोई जानबूझ के लोअर ट्रीट कराना या करना नहीं चाहता, ठीक है। चलो so archaeologists generally use certain strategies. They are using certain strategies to find out whether there were social or economic differences or not. तो मैंने अभी जैसे कहा कि सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो इन डिफरेंसेस को आर्कियोलॉजिस्ट ट्रेस करने के लिए, ट्रैक करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं। अब वो क्या स्ट्रेटजीज हैं? दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज यहाँ पर दी गई हैं कि जब लोग रह रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह में, किसी एक पर्टिकुलर कल्चर में, कल्चर का मतलब आपको कंफर्म हो चुका है। इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर था, वीडियो था, इस वीडियो में हमने समझ लिया है कि कल्चर का मतलब क्या है। कल्चर का मतलब है सिमिलैरिटीज। किसी एक पर्टिकुलर जगह पर रहने वाले जो लोग हैं, इनके लाइफ पैटर्न्स में यूज होने वाली चीज़ों में जो सिमिलैरिटी होती है, तो फिर हम कह देते हैं कि ये एक कल्चर में रहने वाले लोग हैं, एक सिविलाइजेशन में रहने वाले लोग हैं। तो वैसे ही यहाँ पर एक कल्चर में रहने वाले लोग जो हैं, इनके बीच में किस किस तरीके से डिफरेंसेस हो सकता है उसको हम समझेंगे कुछ स्ट्रैटेजीज से। पहली स्ट्रैटेजी है बरियल और दूसरी स्ट्रैटेजी है लग्जरीज। अब बरियल क्यों? तो मेसोपोटामिया याद होगा आपको क्लास 11 का, अगर नहीं याद है तो फिर कोई बात नहीं है, थोड़ा सा याद करा देता हूँ मैं। वहाँ पर जो लोग एक्सकेवेशंस कर रहे थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पर एक्सकेवेशंस कर रहे थे ना, यही लोग और इम्पॉर्टेंट साइट्स पर एक्सकेवेशंस करेंगे। क्यों? इंट्रोडक्शन पोर्शन जो क्लास 12 का था और इन फैक्ट 11th में भी जब आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था तो आपको मैंने एक बताया था इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है
कि लगभग 7,000 8,000 साल पहले दुनिया में 4 ही इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स थे, 4 ही इंपॉर्टेंट साइट्स थी जहाँ पर लोग रहते थे। क्लियर है? तो याद आ गया होगा, हड़प्पा की बात की थी, इजिप्ट की बात की थी, चाइनीज़ सिविलाइजेशन की बात की थी और मेसोपोटामिया की बात की थी। तो इनके बीच में काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, इनका आपस में बहुत कुछ कनेक्शन है, ध्यान रखिएगा। इनके बीच में आपस में इंटर रिलेशंस हैं, इनमें से जितने जो ये साइट्स का मैं नाम ले रहा हूँ इनके बीच में। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स को एक्सकेवेट करेंगे तो वो कंपैरिजन भी करेंगे कि इसमें हमको ये दिखता है, इस वाली साइट में, वहाँ पर भी हमको ये दिखता है। तो ऐसा ही क्या हुआ कि इजिप्ट में, यही मेसोपोटामिया में जो लोग खुदाई उदाई कर रहे थे, यही आगे जाके इजिप्टियन जो सिविलाइजेशन थी वहाँ पर भी एक्सकेवेशंस करेंगे। वहाँ इनको एक यूनिक चीज़ क्या मिली? बरियल्स मिले। बरियल क्या है? वहाँ के बरियल को एक स्पेशल नाम दे देते हैं पिरामिड। पिरामिड क्या हुआ? पिरामिड एक इस तरीके का ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता था जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था। खासकर लोग का मतलब है वहाँ जो फराव हो गया, राजा हो गया, राज परिवार के लोग हो गए, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हो गए, इनको ऐसे बड़े बड़े पिरामिड्स में क्या किया जाता था? बरिड किया जाता था। ठीक है, पिरामिड आप सबने देखा है ना? अगर नहीं देखा है तो द ममी और द ममी रिटर्न्स टाइप की जो पिक्चर हैं ये देख लो, मज़ा भी आएगा और नॉलेज भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ममीज़ जो हैं ये इन पिरामिड में रखी जाती थी, उनको बाकायदा मसाले वसाले लपेट वपेट के मस्त एकदम पट्टी वट्टी करके रख देते थे। चलो, तो उसी को मम्मी बोलते थे। अब इन पिरामिड्स की स्टडी करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने ये देखा कि ये जो पिरामिड है इसमें खूब सारी वेल्थ रखते थे ये लोग। ठीक है, खूब सारा पैसा, सोना, वेल्थ जो है, प्रॉपर्टी जो है, ये उस लाश के साथ में लोग रखते थे। ठीक है, इससे एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता था और वो बिलीफ सिस्टम ये था कि लाइफ आफ्टर डेथ, यानी जिंदगी जो है ये मौत के बाद भी कंटिन्यू रहेगी। इस तरीके का कुछ इनका कॉन्सेप्ट या अवधारणा, थॉट प्रोसेस रहा होगा। तो इसको स्टडी करने के बाद यहाँ के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो इंडिया में एक्सकेवेट कर रहे हैं, इनमें से बहुत सारे लोग वही हैं जो इजिप्ट वगैरह में खोद के आए हैं। जॉन मार्शल लोग यहाँ से एक्सपीरियंस लेके आए हैं इजिप्ट वगैरह से। ठीक, अब वो जब यहाँ एक्सकेवेशंस करवा रहे हैं इंडिया में, तो उन कॉन्सेप्ट्स को, उन चीज़ों को, उन स्टोरीज को भी यहाँ रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो यहाँ इन्होंने देखा कि सोशल डिफरेंसेस जैसे इजिप्ट वगैरह में प्रॉपर्टी से पता चलता था, बरियल से पता चलता था, लग्जरी से पता चलता था, वैसे इंडिया में भी होना चाहिए इन साइड्स पे भी। यहाँ एग्जैक्टली तो वैसा नहीं था, लेकिन स्ट्रैटेजी सिंपली वही थी, इसलिए कुछ कुछ सोशल डिफरेंसेस समझ में आ गए। अब हड़प्पा के लोग तो इतना बहुत ज़्यादा पिरामिड वगैरह बना के रखे नहीं हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है डेथ के बाद लोगों को क्रीमेट तो करेंगे, अंतिम संस्कार तो करेंगे उनका, कहीं ना कहीं उनको दफनाया जाएगा। तो बरियल्स इन हड़प्पन साइट्स, डेड्स वर जनरली लेड इन पिट्स, यानी यहाँ कोई बड़े पिरामिड्स वगैरह नहीं बनाए जाते थे, सिंपली एक गड्ढा बनाया जाता था और उस गड्ढे में जो भी इंसान जो है वो मर गया उसको सिंपली जो है ना, उसको दफना दिया गया इस तरीके से। तो अब ये जो इंसान दफना दिया गया है यहाँ पे, इस इंसान के दफनाने के पैटर्न्स जो हैं इसके बेसिस पर हम स्टडी करेंगे कि वहाँ पर सोशल डिफरेंसेस प्रैक्टिस होते थे कि नहीं। सो देयर वर डिफरेंसेस इन द वे द बरियल पिट वाज मेड। अब पिट आपको अच्छे से पता है, पिट का मतलब गड्ढा भैया, पिट का मतलब एक हॉलो है ना स्ट्रक्चर, एक गड्ढा। तो जिस तरीके से पिट बने हुए हैं, द वे द पिट वाज मेड, जिस तरीके से पिट्स बने हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं, इसके बेसिस पर कुछ डिफरेंसेस हमें पकड़ में आ जाते हैं। क्लियर? तो इन सम इंस्टेंसेस, कैसे, कुछ एग्जांपल्स अब आप देख रहे हो। ये भाई साहब लेटे हुए हैं, ये इनकी डेथ हो गई होगी भाई लगभग 6-7 हज़ार 8 हज़ार साल पहले ईसा के। तो इनकी जब डेथ हो गई तो इनको एक गड्ढा बढ़िया से बनाया गया और उसमें लिटा दिया गया, बाद में खुदाई में मिल गई ये। अब इन्होंने हमारी क्या हेल्प की? इन्होंने हमारी ये हेल्प की कि जब हमने इस ग्रेव को, इस कब्र को देखा तो हमने ये देखा कि द हॉलोड आउट स्पेसेस वर लाइंड विथ ब्रिक्स। गड्ढा भरने के दौरान भी कुछ कुछ जगह जैसे खाली बच गई होगी, या आप जैसे पूरा इसका बॉडी का जो पार्ट है वो लाई डाउन कर दिया गया, लिटा दिया गया डेड बॉडी को। अब उसके बाद खाली स्पेस कुछ कुछ तो बचता है, तो उसको प्रॉपर लाइंड अप किया गया है। देखो चारों तरफ से ईंट से क्या किया है, प्रॉपर लाइंड अप किया गया है, यानी उस कब्र को थोड़ा पक्का टाइप का बनाने की कोशिश की गई। तो ये पर्सन हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रही होगी, भगवान जाने और ये खुद जाने, लेकिन कोई ना कोई ऐसा रिसोर्सफुल पर्सन रहा होगा जो अफोर्ड कर सकता था और उसको लगा होगा कि मैं थोड़ा सा खर्चा करके अपने फादर की, है ना, इस ग्रेव को, कब्र को थोड़ा सा
स्पेशल बना दूं, अदरवाइज गड्ढे में मिट्टी डाल के फूल उल रख के निकल गए होते। तो लाइंड है, ये एक बाकायदा लाइनिंग की गई है ईंटों की। कुड दीज वेरिएशंस बी एन इंडिकेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस? क्या इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो बने हुए हैं कब्रों के साथ, ये किसी सोशल डिफरेंस को इंडिकेट करते हैं? डेफिनेटली करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हर कब्र में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कुछ और डिफरेंसेस हैं। ईंटों की लाइनिंग तो है ही है, कुछ कुछ बड़ी सिंपल कब्रें हैं, तो ये हो गई ईंटों की लाइन। तो एक डिफरेंस डेफिनेटली हम लगा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। देखो इसीलिए यहाँ पर कंफर्म है। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था इसी दौरान बताया था कि डायरेक्टली किसी कंक्लूजन में जंप नहीं कर जाना है। आर्कियोलॉजिस्ट ये पूरे चैप्टर में आपको क्या है, पॉसिबिलिटीज़ और प्रोबेबिलिटीज़ में ही घुमाते रहेंगे। और आप जब आंसर भी लिखेंगे तो ये मत लिख देना कि हड़प्पा में ऐसा ही होता था, है ना, ध्यान रखना ऐसे ही होता था और नंबर नहीं काटना हमारे, ऐसा मत लिख देना। आप इस तरीके से अपनी लैंग्वेज को फ्रेम करोगे कि इट माइट हैपन और एज पर दी आर्कियोलॉजिस्ट, इस तरीके से भाषा का प्रयोग करके आप लिखेंगे उन चीज़ों को, ठीक है, कि आर्कियोलॉजिस्ट एकदम कंफर्म नहीं है लेकिन उनको लग रहा है कि ऐसा होगा। चलो अब कुछ ग्रेव्स में क्या हुआ, अभी हम बरियल्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। दो स्ट्रैटेजीज हमने चुनी थी ना, तो बरियल्स और लग्जरीज, तो हम बरियल्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब कुछ ग्रेव्स में क्या हुआ, बर्तन भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो बर्तन देखने को मिल रहे हैं, पॉट्स देखने को मिल रहे हैं, और कुछ कुछ ऐसे बरियल्स हैं जिनमें ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह देखने को मिल रही। तो ज्वेलरी जो देखने को मिल रही है, बर्तन जो देखने को मिल रहे हैं, इससे हमें इजिप्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर इम्प्लीमेंट, यहाँ पर भी जो होता है, वहाँ पर जो इम्प्लीमेंट हो रहा था उसको यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करने में हेल्प मिल रही है। कि माइट बी हड़प्पन्स ऑल्सो थॉट अबाउट द लाइफ आफ्टर डेथ, आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ का मतलब जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, ठीक है। यानी कि जीवन के साथ में जो जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही चीज़ें या वही जर्नी आपकी जीवन के बाद भी कंटिन्यू रहेगी। तो हो सकता है आप यहाँ पे इस सीन में डिसअपियर हो रहे हो, किसी और सीन में आप अपीयर होने जा रहे होंगे, तो वहाँ पर भी जिन चीज़ों का इस्तेमाल होगा उनमें से एटलीस्ट बर्तन और ज्वेलरी वगैरह तो आपको चाहिए ही होंगी। इसलिए कई सारी कब्रों में अब डिफरेंसेस क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सिर्फ इजिप्ट में जो बड़े पिरामिड्स हैं वहीं से आपको बर्तन मिलते हैं। अब इजिप्ट का हर व्यक्ति तो पिरामिड बनाएगा नहीं। इजिप्ट में भी पिरामिड्स जो है, मैंने बताया रॉयल फैमिली के लिए, जो बड़े बड़े लोग थे उनके लिए होता था। वैसे यहाँ पर भी देखोगे एक तरीके से, तो जैसे आज के डेट में भी इतने सारे लोग मरते हैं पर डे लोग जन्म भी ले रहे हैं, आपको याद भी नहीं होगा आज कितने लोग मर गए। तो इनको ले जाके कहीं पर जलाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है, उनके कुछ रिमेन्स बचे क्या? नहीं। जिस जगह पर एक पर्सन को जलाया दफनाया गया वहीं पर कुछ समय बाद सफाई करके दूसरे को जलाया दफना दिया गया, तो कुछ खास एविडेंस नहीं मिले। तो हो सकता है अब, लेकिन कोई नेता, बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत एक एमिनेंट पर्सनालिटी की डेथ होगी तो उसके जो क्रीमेशन होंगे वो एक पर्टिकुलर जगह पर होंगे, वहाँ पर एक है ना मेमोरी जैसा कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जाएगा उसकी समाधि पे, या उसकी जहाँ पर डेथ पॉइंट है वहाँ पर, उसका जहाँ पर उसको अंतिम संस्कार किया गया है, ठीक है, तो कुछ भी ऐसा एक मेमोरी जैसा बना देंगे, उसकी स्टैचू बना देंगे, कुछ तो होगा ही। तो यहाँ पर बर्तन और ज्वेलरी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि माइट भी ये बिलीव करते रहे होंगे कि जीवन जो है वो मृत्यु के बाद भी, डेथ के बाद भी कंटिन्यू रहता है। अच्छा, ज्वेलरी जो है वो हमें दोनों तरह की बरियल्स में मिली है, चाहे वो स्केलेटन मेल का हो चाहे वो फीमेल का हो, यानी पुरुष और स्त्री दोनों ही ज्वेलरी वेयर करते थे। अब ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। उस ज़माने में देखो कि ये लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज करते थे कि ज्वेलरी इज़ इंपॉर्टेंट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, और कोई ऐसा डिफ्रेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। तो जैसे आज के डेट में हम क्या एक मान के चलते हैं कि ज्वेलरी इज़ फॉर वुमेन्स ओनली, है ना, कुछ कुछ तो महिलाएं भी नहीं पहनती, लेकिन महिलाएं, ऐसा है नहीं नोशन, बट ऐसा माना गया ज़्यादातर कि ज्वेलरी महिलाओं के लिए, पुरुष कम ही ज्वेलरी पहनते हैं, कभी कभार शादी ब्याह में थोड़ा बहुत पहन लिया तो पहन लिया। लेकिन आपको भी पता है कि आगे जाके जैसे आप वैदिक कल्चर पढ़ोगे, वैदिक कल्चर में 16 संस्कार हैं बाकायदा। 16 संस्कार में कर्ण वेधन, ईयर पियर्सिंग और तमाम डिफरेंट 16 संस्कार माने जाते हैं। संस्कार का मतलब समझते हैं, सबसे बड़ा जो पवित्र कर्म होता है उसको संस्कार शब्द बोला जाता है। कर्म ही एक तरीके का संस्कार, संस्कृत वर्जन है उसका। तो मेल और फीमेल जो है दोनों ज्वेलरी का इस्तेमाल करते थे। इन फैक्ट द एक्सकेवेशंस ऑफ at the cemetery in Harappa in mid 1980s an ornament consisting of 3 shells, rings, jasper, मतलब एक सिमेट्री है जो हड़प्पा में मिली। सिमेट्री समझते हो, जहाँ पर बाकायदा एक कब्रिस्तान टाइप का ही है पूरा, बल्क में वहाँ पर लोगों को जलाया वलाया भुनाया भुनाया गया होगा। तो ऐसी जगह पर जब खुदाई उदाई की हड़प्पा में, तो यहाँ मिड 1980s, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है ये, ठीक है ना, अभी की बात है लगभग। तो मतलब
हाँ, लगभग लगभग कह दो 40-50 साल पहले की बात है। तो 40-50 साल पहले जब खुदाई हुई तो वहाँ पे देखा गया कि जो ऑर्नामेंट्स बने ये ऑर्नामेंट्स में क्या है, शेल रिंग्स। शेल समझते हो, पत्थर एक तरीके से, है ना। तो ये हो गया, शेल हो गया। जैस्पर एक तरीके का सेमी प्रीशियस स्टोन है, मतलब एक तरीके का कीमती पत्थर है। तो इसके बने हुए बीड्स है, मनके वगैरह मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा और छोटी छोटी माइक्रो बीड्स मिली हैं जो कि एक मेल स्कल के पास में है, यानी जो मेल है उसकी खोपड़ी के पास ये सब कुछ गिरा हो सकता है। उसने ऑर्नामेंट्स पहने होंगे, बाद में ब्रेक हो गए होंगे, या बॉडी के डिकम्पोजिशन के दौरान ब्रेक हो गया होगा वो। तो ये सब कुछ इंस्टेंसेस जो है ये क्या शो करते हैं हमें, डेड वेयर बरीड विद कॉपर मिरर्स। ये हमें इंस्टेंसेस क्या शो करते हैं, ये यही शो करते हैं कि ये लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। फिर बहुत सारे डेड बॉडीज जो है ये दफनाए गए हैं तांबे के मिरर्स के साथ में। अब शीशा रखने का क्या कॉन्सेप्ट था वही जाने, हो सकता है वो ज़्यादा बॉडी कॉन्शियस रहा होगा या रही होगी, बात बात पर उसको है ना अपना होता है ना, हम लोग मेकअप किट निकाल के तुरंत ऐसा तुरंत देखते हैं ठीक ठाक लग रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे ही उनमें से कुछ लोग ऐसे है ना वीआईपी टाइप के लोग रहे होंगे, एक्टर एक्ट्रेस टाइप के लोग रहे होंगे, बात बात पर शीशा देखना जो है उनको पसंद रहा होगा। तो जैसे ये लोग मर गए होंगे वैसे ही लगा होगा कि यार अब जा ही रहा है या रही है तो इसको शीशा दे दो, देखता रहेगा अपना या देखती रहेगी जो भी। चलिए, तो ये हो गया बरियल्स। नाउ वी आर मूविंग टू लग्जरीज। लग्जरीज मीन्स देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर लग्जरी। लग्जरी मीन्स टू से कि कैन नॉट बी अफोर्डेड बाय एवरीवन। लग्जरी का मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ जिसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, जो हर कोई नहीं रख सकता, उसी को हम लग्जरी कहते हैं। ऐशो आराम की चीज़। अब ऐशो आराम सबको थोड़ी नसीब है। दुनिया में बहुत सारे लोग बेचारे किसी तरीके से भोजन अपना अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भोजन को फेंक रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने पैरों का इस्तेमाल करके घूमने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जेट प्राइवेट है उनके पास, उससे घूमने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो विलासिता है, ऐश आराम है, उसको हम लग्जरी कह देते हैं। तो लुकिंग फॉर लग्जरी। अब क्या हड़प्पा के लोगों में भी ऐसे कुछ डिफरेंशिएशन किया जा सकता है इसी बेसिस पर? डेफिनेटली किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत कंफर्म नहीं होता। यहाँ पे बहुत थिन लाइन है लग्जरी में। चलो, मतलब हड़प्पा के लोग बड़े मिस्टीरियस हैं। अब पढ़ाई लिखाई वाला मटेरियल मेसोपोटामिया की तरह यहाँ पे भी मिल जाता तो बड़ा मज़ा आ जाता, सब कुछ कंफर्म हो जाता, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं मिल पाती। सो अनदर स्ट्रेटजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस, आर्टिफैक्ट्स। दो डिफरेंट जैसे बर्तन हो गए, जैसे ज्वेलरी के भी मटेरियल्स हो गए, बर्तन में यूज़ होने वाला मटेरियल हो गया, डेली लाइफ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जो कुछ इस तरीके के मटेरियल से बनती हैं। तो ये सब कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं। आर्टिफैक्ट्स मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक। तो ये आर्टिफैक्ट्स ऐसे ऐसे हैं जिनको जब आर्कियोलॉजिस्ट क्लासिफाई करते हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। पहला है सामान्य या नॉर्मल यूज़ में आने वाली चीज़ें। नॉर्मल यूज़ में आने वाली चीज़ें, तो इसको कह देते हैं ये लोग यूटिलिटेरियन। नॉर्मल यूज़ में आने वाली चीज़ों को यूटिलिटेरियन कह दिया। और लग्जरी मतलब जैसा कि अभी हमने देखा कि एक कैन ओनली बी अफोर्डेड बाय ना सर्टेन क्लास। तो लग्जरीज जो कि रेयर है, यूटिलिटेरियन नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है। तो डेली यूज़ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे और ऐसे मटेरियल से मिलके बने होंगे जो कि आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। जैसे मैं बर्तनों की अगर बात करूं तो बर्तन में बहुत सारे ऐसे बर्तन हैं जो सिंपली क्ले से मिलके बने होंगे, मिट्टी से मिलके बने होंगे। अब मिट्टी इज़ वेरी कॉमन, तो ऐसे को यूटिलिटेरियन में रख दिया गया। वो ऑब्जेक्ट्स जो मिट्टी वगैरह के बने हुए हैं, सिंपल पत्थर या मिट्टी के बने हैं, स्टोन और क्ले के बने हैं, इनको हमने कह दिया यूटिलिटेरियन। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो स्पेशल भी होंगे। तो चलो अब जैसे हम बात करें कोएरेंट्स हो गए, है ना, जैसे आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में, बर्तन हो गए, निडल्स हो गए, फ्लैश रबर्स हो गए, बॉडी स्क्रबर हो गए, ठीक है। ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे सेटलमेंट में बिखरी पड़ी मिली हैं। अब इनमें कुछ कुछ ऐसे मटेरियल इस्तेमाल हुए हैं जो कि स्टोन क्ले के नहीं हैं, कुछ स्पेशल हैं। बर्तन वगैरह तो स्पेशल हैं, लेकिन जैसे क्या नाम है आपका, स्पिंडल्स वगैरह, निडल्स वगैरह, कुछ कुछ ऐसे मटेरियल की बनी, जैसे स्पिंडल्स का भी आगे जिक्र आएगा। तो मतलब कहने का कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो पत्थर या मिट्टी के बने हैं, पूरे हड़प्पन में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये हमें मिले हैं। अब इनको हमने जब डिवाइड किया तो हमें दो पार्ट्स में इनको हमने डिवाइड कर लिया, यूटिलिटेरियन में और
लग्जरी में। तो लग्जरी और यूटिलिटेरियन भी आपको कंफर्म हो गया। अब आर्कियोलॉजिस्ट एज्यूम, फिर आ गया वर्ड ना, कि दे आर नॉट कंफर्म, एज्यूम। तो वो ये मान के चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि लग्जरी में अगर हम उनको कैटेगराइज करते हैं तो वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो रेयर होते थे, रेयर और मेड फ्रॉम कॉस्टली और नॉन लोकल मटेरियल। जैसे आज के डेट में आप कुछ कपड़ा खरीदते हैं, आप कहते हैं ना कि इम्पोर्टेड है ना, कहीं बाहर से आया है, तो दैट इज़ लग्जरी। कोई ऐसी गाड़ी आप खरीदते हैं जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसको लाने के लिए है ना रोल्स रॉयस लेके आना है आपको, तो अब वो गाड़ी आपको ऐसे नहीं मिल जाएगी। अगर आप कुछ एक ठीक ठाक हैसियत रखते हैं देश में तभी मिलेगी आपको, है ना। तो जो चीज़ें रेयर हैं या बहुत महंगी चीज़ों से बनी हुई हैं वो, ठीक है, या नॉन लोकल मटेरियल से मिलके बनी हुई हैं, या उनको बनाने में किसी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों को इन्होंने क्या रख दिया, लग्जरी में रख दिया। और जो पूरी जगह फैली हुई हैं उनको यूटिलिटेरियन में रख दिया, कॉमन ऑब्जेक्ट्स में रख दिया। क्लियर है। चलो, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है किसका, उन्होंने कहा कि एक तरीके का बर्तन है, देखो ठीक है, एक फायंस है तो मतलब एक बर्तन है जो फायंस से मिले बने हुए एक पदार्थ से मिलके बना हुआ है। अब ये क्या है, ये एक तरीके का पदार्थ है, मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सैंड और सिलिका मिक्स्ड विद कलर एंड अ गम। तो एक तरीके का पदार्थ है जिसे फायंस नाम दिया गया है, ठीक है, FAIENC। अब ये पूरा जैसे टेराकोटा बनता है ना आपका सिंपल एक क्ले से, नॉर्मली उसको सेक के बेक करके और उसको पॉलिश वॉलिश करके, वैसे ही ये फायंस कैसे बनेगा, ये बनेगा कि सिलिका समझते हो, रेत में होता है, सैंड में चमकदार पदार्थ होता है जिसे हम सिलिका बोलते हैं। तो इस रेत में से इन्होंने क्या किया सबसे पहले तो रेत और सिलिका को निकाला और सैंड प्लस सिलिका, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हुआ, इसके बाद इसमें इन्होंने कलर मिक्स किए, कलर के बाद इसमें एक तरीके का गम मिक्स किया, ठीक है, इसको माइट भी चिपका के रखने के लिए, इसको माइट भी जोड़ने के लिए तो गम का इस्तेमाल किया। क्लियर। और उसके बाद फिर उसको अच्छे से फायर किया, अच्छे से बेक किया, सेंक दिया। फायर करने से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, सेंक दिया मजबूती के साथ में, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये एक इस तरीके का एक स्पेसिफिक दिखने वाला बर्तन तैयार हो गया। अब इसको बनाने में आप देख रहे हैं कि एक सर्टेन टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हो रही है। इसमें जो ये पदार्थ इस्तेमाल हो रहे हैं ये ईजिली अवेलेबल नहीं होते थे। वैसे सैंड तो डेजर्ट में ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन अब जैसे गम माइट भी ईजिली अवेलेबल न रहा होगा, और अगर ये ईजिली अवेलेबल था भी तो इसको बनाने में टेक्नोलॉजी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, यानी इसको बनाना आसान नहीं होता था। क्लियर है। सो इट वॉज डिफ़िकल्ट टू मेक, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू मेक, इट वॉज लाइक थोड़ा सा स्पेसिफिक कैटेगरी के लोग माइट भी यूज़ करते रहेंगे, उनके लिए बनता रहा होगा। तो थोड़ी सी तकनीक इसकी कठिन है बनाने की। अब ये तकनीक बनाने में, या मैं कह दूँ ये पदार्थ बनाने में जो तकनीक इस्तेमाल होती है, इसमें जो लोग भी बनाते रहे होंगे ये समय लेते रहे होंगे, इसलिए रिसोर्स भी लगते रहे होंगे, तो सबको ये अवेलेबल नहीं करवाते रहे होंगे, सबको ये अफोर्ड नहीं करवाता रहा होगा, कर पाता रहा होगा इसको। तो ये कारण हो गया फायंस का। दूसरा स्पिंडल्स। अच्छा, फायंस में जो मटेरियल इस्तेमाल है कुछ ऐसा सिमिलर टाइप का मटेरियल या ऐसा ही फायंस का जो मटेरियल है, यहाँ पर तो इन्होंने लग्जरी में इसको कवर कर लिया, लेकिन अब आर्कियोलॉजिस्ट का दिमाग घूम गया जब इन्होंने क्या देखा कि कुछ कॉमन चीज़ें मिली जो कि डेली लाइफ में इस्तेमाल होती हैं, जैसे स्पिंडल्स, सुई धागे वाले वो चीज़ें होती हैं ना, और इस तरीके के कुछ ऐसे तकली वकली समझते हो, धागा या सूत वूत काटने में इस्तेमाल किया जाता है इनका। ये निडल्स, ये सुई हो गए निडल्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट, अब ये वो चीज़ें हैं जो बहुत डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें। ये ऐसा थोड़ी कि कोई बहुत स्पेसिफिक कैटेगरी का या रिच पर्सन ही अफोर्ड कर सकता है, ये तो सबके पास रहेगा। लेकिन ये चीज़ें बनी हैं काहे कि ये फायंस से मिलके बनी हुई हैं। अब आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर टेंशन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले फायंस को क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ द डिफ़िकल्ट टेक्नोलॉजी और डिफ़िकल्ट टू मेक द फाइंस मटेरियल, उन्होंने इसको लग्जरी में रख दिया, कैटेगराइज कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि यार ये तो पूरे एरिया में यहाँ इन मटेरियल्स में भी अवेलेबल है, तो फिर उन्होंने कहा कि यार अब इसको क्या करें, इसको हम यूटिलिटेरियन में रखें कि लग्जरी में रखें। तो आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर थोड़ा सा क्या है इस मामले में, दे आर नॉट कन्फर्म्ड और श्योर। हाँ, दे आर जस्ट ट्राइंग टू इंडिकेट सोशल डिफरेंस। तो सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है ये बात तो क्लियर होती है, लेकिन सोशल डिफरेंसेस किन बेसिस पर है, ये क्राइटेरियाज
100% आउटलाइंड नहीं होते हड़प्पा में या इंडस वैली सिविलाइजेशन में। समझ रहे हो बात को? सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट करते थे, पर सोशल डिफरेंसेस को स्टडी करने के लिए जो क्राइटेरिया स्टडी कर रहे हैं ये लोग ना, ये क्राइटेरिया जो है मिक्सअप हो जाता है कई बार। चलो फिर सोशल डिफरेंस को ट्रैक करने का एक और, अब कई बार लग्जरी या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ तब मानी जाती है जब वो बचा के रखी जाए। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हड़प्पा में देखने को मिली हैं, जो जैसे गोल्ड, तो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स वगैरह भी मिले हैं, लेकिन गोल्ड ज़्यादातर जो हड़प्पा में निकला है वो होर्ड से निकला। अब होर्ड क्या है? होर्ड एक वर्ड से आता है, होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब समझते हैं जमाखोरी, ठीक है, यानी जमा करके रखना किसी चीज़ को। जमा करके रखना मतलब किसी चीज़ को बचा के रखना। उदाहरण के लिए आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं, अब 2 करोड़ रुपए हैं, अब आपको लगा कि यार पता चल जाएगा पड़ोसी को या कहीं किसी को, इनकम टैक्स वालों को छापा पड़ जाएगा, तो आपने क्या किया, घर के अंदर ही आपने टाइल्स वाइल्स निकाली और एक फर्श में ही एक जगह बना दी, या फिर कहीं कुछ तहखाना बना दिया, है ना, एक नीचे कमरा बना दिया ऐसा गुप्त टाइप का, जो किसी को नहीं पता है, सिर्फ आपको पता है, और वहाँ पर ले जाके 2 करोड़ रुपए रख दिए। कभी कभी जब बहुत ज़रूरत होती है तो नगद निकाल के वहाँ से काम करने लग गए इस तरीके से। क्लियर? अब फिर क्या हुआ, 2 करोड़ मान लो नहीं खर्चा कर पाए, और फिर गलती से, या मान लो आपका जो भी समय आ गया इस दुनिया से जाने का, निकल लिया, अब किसी को बताया नहीं था आपने, फिर सदियाँ बीत गई, आपके 10-15 पीढ़ी निकल गई, और फिर कभी लगा उनको कि यार चलो घर का रिकंस्ट्रक्शन करवाते, रिनोवेट करवाते, पूरा तोड़ फोड़ के फिर से बनाने की शुरुआत की उन्होंने। तब फिर देखा, जब वो फाउंडेशन को भी थोड़ा सा खोदेंगे तो फिर देखेंगे तहखाना है, उसमें पता चला पैसा निकल आया। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि नोटबंदी नहीं हुई होगी तो वही नोट काम आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसको कहते हैं होर्डिंग। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट्स केप्ट केयरफुली बाय पीपल। तो हड़प्पा में एक प्रैक्टिस देखने को मिलती है कि बहुत सारे ऐसे पॉट्स या कंटेनर्स में कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करके रखा गया है। खासकर गोल्ड या ज्वेलरी वाली जो चीज़ें होती हैं, इनको क्या किया जाता था, या मेटल ऑब्जेक्ट्स को क्या किया जाता था, एक जगह पर वो लोग छुपा के रख देते थे। ठीक है, सो सच होर्ड्स कैन बी ऑफ ज्वेलरी और मेटल ऑब्जेक्ट्स। किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट जो प्रीशियस मेटल होगी उसके, या ज्वेलरी को जो है, या ज्वेलरी की बनी जो चीज़ें हैं, मतलब हार वार ये सब कुछ सोना वोना से बना हुआ या प्रीशियस मेटल से बना हुआ, इनको वो लोग क्या करेंगे, सेव फॉर यूज़, बाद के इस्तेमाल के लिए उसको थोड़ा सा ज़्यादा सेफ तरीके से रख देंगे। क्लियर है? सो फॉर सम रीज़न द ओरिजिनल ओनर डू नॉट रिट्रीव देम, मतलब जो वास्तविक में रखने वाला व्यक्ति था वो भूल गया, या नहीं भी भूला तो बाद में उसको वही होगा, उसके साथ मृत्यु हो गई, अब वो उसको बांट नहीं पाया, तो फिर बाद में क्या होगा, दे रिमेन वेयर दे आर लेफ्ट, वो वहीं पर रह जाएगा। ठीक है, स्टिल सम आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड्स देम, और बाद में खुदाई के दौरान मिल गया उनको ऐसा एक गोल्ड चेस्ट टाइप का। तो ऐसा कम ही मिला है, लेकिन कुछ कुछ मिला है। तो ये था ट्रैकिंग सोशल डिफरेंस, या मैं कहूँ सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक करने का स्ट्रैटेजी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बरियल और लग्जरीज, ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बरियल्स बहुत अच्छे समझ में आ गया, लग्जरीज में कोशिश करते हैं फाइनेंस को एक रख के वो, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो थिन लाइन क्रिएट नहीं हो पाती है। फिर होर्ड्स, तो ये 3 चीज़ें बेसिकली आपने पढ़ी हैं, समझ में आ गई होंगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो अगले लेक्चर के साथ में जल्दी से हम मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।